नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं फास्ट 50 की। टाटा सन्स ने बॉम्बे हाउस के बाहर मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ झड़प पर माफी मांगी है। टाटा सन्स ने बयान जारी करके कहा कि उन्हें ऐसी घटना पर दुख है। कंपनी सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। इससे पहले मुंबई में टाटा सन्स के हेड ऑफिस के सामने आज जमकर गुंडागर्दी हुई। बॉम्बे हाउस के बाहर मीडिया कर्मियों से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, मीडिया के कैमरे भी तोड़े गए। इस दौरान टाटा सन्स के कर्मचारियों ने मीडिया को कवरेज करने से रोका। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब सारस मिस्त्री और रतन टाटा यहां इंडियन होटल्स की बोर्ड बैठक के लिए आए थे। सारस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद से ही टाटा सन्स में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सारस मिस्त्री को इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड से बड़ा सहारा मिला है। IHCL की बोर्ड मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने मिस्त्री पर भरोसा जताया है। बोर्ड बैठक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने सारस मिस्त्री के कामकाज की तारीफ की। सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कहा कि मिस्त्री कंपनी को सही दिशा में ले जा रहे हैं। टाटा ग्रुप सारस मिस्त्री विवाद में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सारस मिस्त्री ने नैनो प्रोजेक्ट को लेकर जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों पर टाटा मोटर्स ने सफाई दी है। टाटा मोटर्स ने जवाब में कहा कि एंट्री लेवल और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए कर्ज बांटा गया था। पिछले कुछ साल में कारोबारी माहौल और सेंटीमेंट खराब होने से पोर्टफोलियो में जोखिम बढ़ गया है। भविष्य में संभावित नुकसान का आकलन कर लिया गया है और इसके लिए प्रोविजन भी है। टाटा सन्स बोर्ड में आज कई बड़े बदलाव किए गए। मुकुंद राजन को टाटा ग्रुप के अमेरिका और दुबई कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पद्मनाभन को HR की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही गोपीचंद कटरागड़ा को ग्रुप के CTO की जिम्मेदारी सौंपी गई। टाटा सन्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और पूर्व राजनयिक रोनेन सेन ने सारस मिस्त्री के आरोपों पर सफाई दी है। रोनेन सेन ने कहा कि उन्होंने टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री के कामकाज की कभी सराहना नहीं की। सेन ने टाटा के कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी में मिस्त्री पर निशाना साधते हुए उन्हें हटाए जाने का भी समर्थन किया। सेन ने मिस्त्री पर जानबूझकर आंतरिक दस्तावेजों का ब्यौरा लीक करने को भी गलत ठहराया। सेन ने कहा कि जानबूझकर दस्तावेज लीक किए जा रहे हैं, जिससे साथ ही बोर्ड के सदस्यों की साख पर असर होगा। GST काउंसिल की दूसरे दिन की बैठक में डुअल कंट्रोल पर कोई सहमति नहीं बन पाई। बैठक में टैक्स वसूलने और उसके अधिकार का मुद्दा शामिल था, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली थ्रेशोल्ड लिमिट को लेकर अड़े हुए थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि डुअल कंट्रोल एक अहम मुद्दा है और जेटली ने कहा कि एक टैक्स सिस्टम पर डुअल कंट्रोल मुमकिन नहीं है। A discussion spread over 2 days, one day earlier and one day today, has now led us to 2 different converging points of view. And those 2 different converging points of view are how to divide the assessee base. इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि कौन किसको असेस करेगा और ये पहले से ही तय हो जाए कि बाद में इसको लेकर कोई विवाद ना हो। अब GST काउंसिल की अगली बैठक 24 और 25 नवंबर को होगी, जिसमें डुअल कंट्रोल मुद्दे पर चर्चा होगी। इससे पहले 20 नवंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक बैठक होनी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 10 अहम मुद्दों को सुलझा लिया गया है और जेटली के मुताबिक एक सुझाव ये आया है कि टैक्स पेयर्स के बेस को केंद्र और राज्यों के बीच डिवाइड कर लिया जाए।
इसमें टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ रुपए रखी जाए। एक सुझाव ये भी है कि टैक्स पेयर्स के बेस को बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के वर्टिकली डिवाइड कर दिया जाए। On the 24th and 25th of this month, जो मीटिंग हमने 9 और 10 तारीख को फिक्स की थी काउंसिल की, वो हमने अभी कैंसिल की है, इसलिए कि टुडे इज ऑलरेडी द 4th and that meeting was intended for the draft legislations. Now tomorrow onwards there are 4 drafts to be prepared. It will be the CGST draft, the SGST draft which will be similar, the IGST draft and the compensation law. खराब विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई है। कारोबारी सत्र में बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज के सत्र में निफ्टी ने 8,400 के निचले स्तर को छुआ और निफ्टी कारोबार खत्म होने पर 8,450 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 156 अंक और निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। एफएमसीजी और तंबाकू प्रोडक्ट शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली। जीएसटी के आने से एफएमसीजी उत्पाद सस्ते होंगे। इसी के साथ ही तंबाकू पर भी ज्यादा टैक्स का डर खत्म हो गया है। उधर पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जीएसटी के आने से टैक्स की जटिल प्रक्रिया से लोगों को निजात मिलेगी। उधर फार्मा कंपनियों के शेयरों में आज 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली। जीएसटी आने से फार्मा प्रोडक्ट्स पर 5% के बजाय 13% टैक्स लगेगा। साथ ही जीएसटी आने से फार्मा कंपनियों को मिल रही छूट भी खत्म होगी। यूके सरकार ने ईयू से बाहर के लोगों के लिए वीजा पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसका बड़ा नुकसान भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को होगा। ब्रिटिश सरकार ने नॉन ईयू इमिग्रेंट्स की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वीजा पॉलिसी में बदलाव का फैसला लिया है। नई पॉलिसी के तहत 24 नवंबर के बाद टियर 2 में इंट्रा कंपनी ट्रांसफर यानी आईसीटी के तहत आवेदन करने वालों की न्यूनतम सैलरी 30,000 पाउंड होनी चाहिए। इससे पहले ये रकम 20,800 पाउंड थी। यूके की नई वीजा पॉलिसी पर नेस्कॉम ने निराशा जताई है। नेस्कॉम ने कहा कि वीजा पॉलिसी में बदलाव का सबसे ज्यादा असर आईटी प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। हालांकि नेस्कॉम ने कहा कि यह फैसला बहुत ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ महीनों में होना ही था। लेकिन इस फैसले से भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के आईटी सेक्टर की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेनल्टी के खिलाफ आर्बिट्रेशन में जाएगी। सरकार ने आरआईएल, बीपी और निको तीनों पार्टनर्स को पेनल्टी का नोटिस भेजा था। तीनों पार्टनर्स पर कुल 1.55 अरब डॉलर की पेनल्टी लगाई गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बैंक लोन फ्रॉड मामले में आरोपी विजय माल्या कई बार समन जारी होने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, जिसके बाद आज कोर्ट ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फेमा के उल्लंघन के मामले में विजय माल्या के खिलाफ समन जारी किया था। दूसरी तिमाही में इलाहाबाद बैंक के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। इस तिमाही में बैंक का मुनाफा करीब 64% गिरकर 65 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 180 करोड़ रुपए था। बैंक की प्रोविजनिंग 700 करोड़ रुपए से बढ़कर 840 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं तिमाही दर तिमाही बैंक के ग्रॉस एनपीए में मामूली सुधार देखने को मिला है। वित्त मंत्रालय ने बीएसएनएल की अतिरिक्त जमीन बेचने को हरी झंडी दे दी है। वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद अब बीएसएनएल की जमीन ट्रांसफर करने को लेकर किसी तरह का कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होगा। बीएसएनएल की 773 एकड़ जमीन एचपीआईएल यानी हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर होनी है। बीएसएनएल की दिल्ली मुंबई की प्राइम लोकेशन पर मौजूद इस जमीन की कीमत करीब 10 से 15 हजार करोड़ रुपए है। गो एयर अपनी
11वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों पर सस्ते हवाई सफर का टिकट ऑफर किया है। गो एयर डोमेस्टिक रूट्स पर 611 रुपए की शुरुआती कीमत का टिकट पेश किया है गो एयर ने। इसके अलावा कंपनी ने कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी रखे हैं, जिसमें बुकिंग करने पर कई आकर्षक इनाम भी जीते जा सकते हैं। मालदीव की सैर पर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। मेगा मालदीव्स एयरलाइंस भारत में अपनी सर्विस शुरू करने जा रही है। शुरुआत में एयरलाइंस दिल्ली से माले के लिए 15 नवंबर से सर्विस शुरू करेगी। कंपनी दिल्ली से माले के लिए हफ्ते में 3 दिन नॉन स्टॉप उड़ान शुरू करेगी। We do have a nice business class on board, which is very appropriate for the stage length that we're flying, but the economy class is also very comfortable. And you might see some discounted prices out there, but those prices, once you look at the flight times and the connectivity and what you have to do as a passenger, I think you'll see that the choice is worth the money. अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा की गाड़ी खरीदी तो आपको अपना पैन कार्ड डिटेल देना ज़रूरी होगा। काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सेकेंड हैंड कार खरीदारों के लिए पैन कार्ड की जानकारी ज़रूरी कर दी है। इनकम टैक्स विभाग के नए ड्राफ्ट के मुताबिक डीलर को खरीद फरोख्त की जानकारी उसी दिन देनी होगी। वॉल्वो ने अपनी S90 सेडान लॉन्च कर दी है। इस कार की दिल्ली में एक शोरूम कीमत करीब 53.5 लाख रुपए से शुरू होती है। S90 वॉल्वो के SPA प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसी प्लेटफॉर्म पर वॉल्वो की XC90 SUV भी बनी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से बिगड़े हालात को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। प्रदूषण पर आज हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने गुरुवार को हुई बैठक का हवाला दिया और दिल्ली में प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में हो रही क्रॉप बर्निंग को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर एनजीटी ने फटकार लगाते हुए प्रदूषण कम करने के लिए किए गए काम की जानकारी मांगी। दिल्ली एनसीआर के जानलेवा प्रदूषण को लेकर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 राज्यों की बैठक बुलाई। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पर्यावरण सचिव बैठक में मौजूद रहे। आज की बैठक में क्रॉप बर्निंग और निर्माण की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। पंजाब के पर्यावरण सचिव ने जल्द ही राज्य के क्रॉप बर्निंग के मामलों में रोकथाम लगाए जाने का भरोसा दिया है। बाकी राज्यों ने क्रॉप बर्निंग के मामलों में काफी हद तक लगाम लगाए जाने का दावा किया। गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों ने एडवाइजरी जारी की है और बच्चों को मास्क पहनकर आने को कहा गया है। कुछ स्कूल 3 दिन तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि कुछ स्कूलों ने छोटे बच्चों की छुट्टियां कर दी। सरकार ने 11,000 से अधिक एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी है। ये एनजीओ जून के अंत तक अपनी पंजीकरण का नवीकरण कराने में विफल रहे थे। मान्यता समाप्त होने से ये एनजीओ विदेश से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने आज अपने चीनी समकक्ष योंग जायची से हैदराबाद में मुलाकात की। दोनों अधिकारियों की मुलाकात के दौरान एनएसजी में भारत की सदस्यता और आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर यूएन की पाबंदी लगवाने की राह में चीन की ओर से अटकाए जा रहे रोड़े पर बातचीत हुई। इसके अलावा बैठक में कई मुद्दों पर मतभेदों से तनावपूर्ण हुए द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के उपायों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर आमने सामने हैं। चीन की सेना ने कल लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में मनरेगा के तहत बनाई जा रही एक सिंचाई नहर का काम रुकवा दिया। चीन की सेना के 55 जवानों ने आक्रामक ढंग से काम रोकने को कहा। सूत्रों का कहना है कि सेना और आईटीबीपी के जवान अब चीन की सेना को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। पाक उच्चायोग में तैनात आईएसआई के जासूस अफसर को वापस भेजे जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक रिश्ते बेहद खराब हो गए। सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला सकते हैं। जासूसी के आरोप में भारत से निकाले गए आईएसआई जासूस महमूद अख्तर के जवाब में पहले पाकिस्तान ने सुरजीत सिंह नाम के अफसर को निकाला,
फिर अपने 8 अधिकारियों को इस्लामाबाद वापस बुलाया और इसके बाद मीडिया में भारतीय उच्चायोग के 8 अधिकारियों के नाम जाहिर किए। दोनों देश अपने उच्चायुक्तों को वापस बुलाने के साथ ही हाई कमीशन में तैनात स्टाफ में भी कमी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ने के मिशन को कामयाबी दी। पुलिस और 22 राष्ट्रीय राइफल्स के साझा ऑपरेशन के दौरान उमर नाम के इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। सोपोर के तुज्जर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया और कई घंटे तक चले अभियान के बाद आतंकी को जिंदा धर दबोचा गया। पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी में घायल 14 महीने की नन्ही परी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। नन्ही परी जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती है। एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम परी के इलाज में जुटी है और डॉक्टर्स के मुताबिक अब भी परी की हालत खतरे से बाहर नहीं है। सांबा जिले के रंगरूर गांव में रहने वाली 14 महीने की परी भाई दूज के दिन पाकिस्तान की ओर से आए मोर्टार के छर्रे लगने की वजह से घायल हो गई। बच्ची की जो लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है दोनों में परफोरेशन थी, उनको रिपेयर किया गया है और बच्ची जो है पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। हालांकि वो हम आउट ऑफ डेंजर तो नहीं कह सकते। पाकिस्तान के शियाओं पर जुल्म के खिलाफ जम्मू कश्मीर के करगिल में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने शिया धर्मगुरु शेख मोहसिन अली नज़मी का नाम आतंकियों की सूची में डाल दिया है और उनकी नागरिकता रद्द कर दी है, जिसके खिलाफ कल करगिल में जामा मस्जिद से लाल चौक तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सऊदी अरब को खुश करने के लिए पाकिस्तान शियाओं पर जुल्म कर रहा है। भोपाल जेल से सिमी के 8 आतंकियों के भागने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल की सुरक्षा में तैनात करीब 80 गार्ड्स जेल की जगह मुख्यमंत्री, जेल मंत्री, पूर्व जेल मंत्री, मुख्य सचिव समेत रसूखदार अफसरों और नेताओं के घरों में ड्यूटी दे रहे थे। जेल के रजिस्टर में मौजूद ड्यूटी रजिस्टर में सभी गार्ड्स की तैनाती का ब्यौरा दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक ये गार्ड पिछले कई सालों से इसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। भोपाल में सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर का एक नया ऑडियो सामने आया है। ऑडियो क्लिप में एनकाउंटर की जगह पर मौजूद पुलिस के जवानों और कंट्रोल रूम में मौजूद जवानों के बीच बातचीत सुनाई दे रही है। ऑडियो से इस बात का खुलासा हो रहा है कि जब पुलिस ने आतंकियों को घेर लिया तो आतंकियों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें सभी आतंकी मारे गए। जेएनयू से लापता छात्र नजीब को तलाशने की कोशिश और तेज कर दी गई है। इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नजीब को लेकर सूचना देने पर इनाम की राशि 1 लाख से बढ़ाकर ज़्यादा करने की घोषणा की। नजीब को खोजने के लिए पुलिस ने 20,000 पोस्टर्स भी छपवाए हैं, जिसे पूरी दिल्ली में लगाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं और सिख संगठनों ने 1984 सिख दंगों के विरोध में प्रदर्शन किया। सिख समुदाय ने कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते हुए 84 दंगों के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश सरकार विकास का रथ लेकर लोगों के बीच जा रही है। इस बीच यूपी के फर्रुखाबाद में बच्चों से अखिलेश सरकार का मजाक उड़ाया गया।
यहाँ स्कूलों में छात्रों को अखिलेश छाप थाली पकड़ाई गई, लेकिन खास बात यह रही कि इस अखिलेश छाप थाली से खाना ही नदारद रहा। यूपी के सोनभद्र में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। परिवर्तन यात्रा से पहले यहां केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी ने प्रदेश को निजी संपत्ति के तौर पर लूटा है और अब जनता परिवर्तन चाहती है। यूपी के फैजाबाद में थाने में बाल अधिकारों की धज्जियां उड़ाई गईं। यहां एसएसपी की मौजूदगी में नाबालिग से नाश्ता मंगवाया गया। कोतवाली में बच्चे से ही सैकड़ों लोगों को समोसा और जलपान परोसवाया गया। ये सब कुछ फैजाबाद एसएसपी अनंत देव की मौजूदगी में हुआ, लेकिन उन्हें भी बच्चे के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं। मेरठ और मुरादाबाद में आज वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया। वकीलों के इस प्रदर्शन से सड़कों पर जाम लग गया। वकीलों की मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच बनाया जाए। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने करीब 2 घंटे तक जाम लगाए रखा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो यहाँ ना तो मुख्यमंत्री अखिलेश और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने देंगे। बदमाशों ने आज ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में एक व्यापारी से 12 लाख लूट लिए और विरोध करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या भी कर दी। इस घटना में 2 और लोग घायल हो गए। पुलिस अब तक बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दोपहर के वक्त 4 नकाबपोश लुटेरे रिवॉल्वर लेकर बैंक में घुसते हैं और 5.5 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। ये बदमाश अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बदमाशों ने बैंक में घुसते ही अपने कट्टे और पिस्तौल लहराते हुए ग्राहकों को धमकाना शुरू कर दिया। यूपी के बहराइच में रिश्वत नहीं देने पर दरोगा द्वारा एक शख्स की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। मामला मीडिया में आने के बाद आला अधिकारियों ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया। यूपी के औरैया में रिश्वत लेने के मामले में एसडीएम की एक स्टेनो को निलंबित करने का मामला सामने आया है। एसडीएम ने स्टेनो पुष्पा यादव को आतिशबाजी की दुकान के लिए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद उसे निलंबित कर दिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्कूल की आदिवासी लड़कियों से रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पहले तो लड़कियों के लिए खाना बनाने वाले लड़के को आरोपी बताया जा रहा था, लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये खुलासा हुआ कि इस घिनौनी वारदात में स्कूल के टीचर से लेकर हेडमास्टर तक शामिल है। पूरे तरीके से कॉग्निजेंस लिया है। कल ही सभी जो आरोपी है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्कूल के जो संचालक है, डायरेक्टर से, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ को किया भी गया है और इस प्रकार से जो बातें वहाँ पर हुई है उसके लिए एक हमने महिला अधिकारी के, आईपीएस अधिकारी के अध्यक्षता में जांच की टीम गठित कर दी है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल से आज सुबह 5 बजे एक 12 दिन का बच्चा चोरी हो गया था, जिसके बाद परिवार के लोगों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बच्चे को बरामद कर लिया गया।
झारखंड के जमशेदपुर में स्कूल की छात्रा से छेड़खानी करना एक युवक को भारी पड़ गया। पीड़ित छात्रा के पिता ने स्कूल पहुंचकर आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी। आगरा के पशु मेले में घुड़सवारों के आज हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। ये मेला राजघराने के राजा बदन सिंह ने शुरू कराया था। नहाय खाए के साथ आज से आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में कल खरना है। उसके बाद रविवार की शाम को घाटों पर सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा अमर जवान ज्योति शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दोनों ने यहां शहीदों को याद किया और कहा कि देश के असली हीरो सैनिक ही हैं। दोनों पहली बार फिल्म फोर्स 2 में एक साथ नजर आएंगे। प्रियंका चोपड़ा अमेरिकन टॉक शो लेट नाइट विद सेथ मेयर्स का हिस्सा बनी। इस दौरान प्रियंका को देखने के लिए उनके फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई।